बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ बच्चों, लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को तफसील से डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी को डिस्कस किया। आज इसी तसलसल का आखिरी हिस्सा जो है उसे हमने डिस्कस करना है और टॉपिक नेम है कंसंट्रेशन ऑफ यूराइनरी प्रोडक्ट। इसको पढ़ने से पहले चंद बुनियादी चीज़ें बेटा मैं वाजे कर दूं। आपने ये याद रखना है कि जब भी मैं ट्यूबुलर फ्लूइड की बात करूं तो इट इज़ द फ्लूइड दैट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब्यूल, मे बी द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मे बी द descending limb of loop of Henle, maybe the ascending limb of loop of Henle, maybe the collecting duct, maybe the distal convoluted tubule। ये पार्ट्स ये जो मैंने अभी नाम दोहराए हैं बेटा ये आपने पढ़ रखे हैं। जब भी ट्यूबुलर फ्लूइड की बात करूंगा बेटा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उस फ्लूइड की बात कर रहा हूं जो कि नेफ्रॉन के अंदर गर्दिश कर रहा है। फिर उसके बाद बेटा जब भी मैं इस टॉपिक में इंटरस्टिशियम कहूंगा या इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करूंगा तो इट इज द फ्लूइड अराउंड द टिश्यू। आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि टिश्यूज के अराउंड जो फ्लूइड होता है उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। और नेफ्रॉन बजाते खुद एक टिश्यू है, तो इस नेफ्रॉन के अराउंड जो बेटा आप कह लीजिए फ्लूइड होगा उसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड या किडनी इंटरस्टिशियम कहेंगे। दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही चीज है दोनों। उसके बाद बेटा आपने गौर करनी है कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुलर हिस्सा है और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुलर हिस्सा है, ये हिस्सा मौजूद होता है कॉर्टिकल पार्ट ऑफ किडनी में। ये जो नेफ्रॉन मैंने ड्रा किया ना बेटा ये है जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन। आपको पता होगा आपने दो तरह के नेफ्रॉन पढ़े हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन, द नेफ्रॉन्स दैट आर अरेंज्ड एट द बॉर्डर ऑफ किडनी एट द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एंड द नेफ्रॉन दैट आर प्रेजेंट इन मेडुलरी पार्ट ऑफ द किडनी आर कॉल्ड जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन जो जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं बेटा उनकी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और उनकी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये हिस्सा उनका कॉर्टिकल पार्ट होता है और ये हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स में पाया जाता है, यानी गुर्दे की कॉर्टेक्स में होता है इतना हिस्सा। और ये जो लूप है ये लटक रही होती है मेडुला में, यानी अगर फ्लूइड मूव करेगा तो असल में ये कॉर्टिकल पार्ट टू मेडुलरी पार्ट मूव करेगा, कॉर्टिकल पार्ट से मेडुलरी पार्ट और फिर मेडुलरी पार्ट से कॉर्टिकुलर पार्ट में मूव करेगा। तो दोबारा सुन लीजिए कि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुलर हिस्सा है नेफ्रॉन का और जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूबुलर हिस्सा है नेफ्रॉन का बेटा ये है किसका हिस्सा? कॉर्टिकल का हिस्सा, कॉर्टिकल पार्ट का हिस्सा, गुर्दे के कॉर्टेक्स का हिस्सा। और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये मेडुला का हिस्सा है। ये मेडुला में जो है आप कह लीजिए रन कर रहा होता है या लटक रहा होता है आप कह सकते हैं। तो मेरे बच्चों ये दोनों बातें आपके जहन में होनी चाहिए, ट्यूबुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कॉर्टिकल पार्ट और मेडुलरी पार्ट। फिर तीसरी नहायत अहम बात जो आपने याद रखनी है पढ़ने के दौरान कि ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इतना हिस्सा यहां से लेकर ये जो कर्व बनाया मैंने ये बालदार शो किया है। वैसे इसकी डायग्राम ऐसी नहीं होती, इसकी डायग्राम वैसी होती है जैसी मैं आपको पढ़ाई है। ठीक है, आपके पास वो लेक्चर बेटा पहुंच गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा था। ये मैंने समझाने के लिए डायग्राम ड्रा की है। ठीक है, तो ये जो कर्वेशियस पार्ट है ये प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को इधर शो कर रहे हैं और इधर ये जो कर्वेशियस पार्ट्स हैं ये शो कर रहे हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को, और ये आपका लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले के दो बाजू हैं बेटा,
एक जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है और एक वो जो डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो हिस्सा है ना जी, जिसमें आप कह लीजिए फ्लूइड नीचे को आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का नीचे उतरता हुआ बाजू। और ये जो पार्ट है डॉटेड लाइन के बाद ऊपर को जाता हुआ दिखाई दे रहा है और थिक भी है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यानी ये नेफ्रॉन का ऊपर चढ़ता हुआ बाजू है, लूप ऑफ हेनले का ऊपर चढ़ता हुआ बाजू है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए कि डिसेंडिंग लिम्ब कौन सा है और असेंडिंग लिम्ब कौन सा है। चौथी बात जो आपने जहन में रखनी है कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ना, इट इज परमिएबल टू वाटर। ये बेटा हमेशा पानी के लिए परमिएबल है, इससे सिर्फ पानी बाहर निकल सकता है, साल्ट्स नहीं निकल सकते। और ये जो असेंडिंग लिम्ब है बेटा, गौर कीजिए, इट इज परमिएबल टू साल्ट्स, इट इज परमिएबल टू सोडियम, नॉट द वाटर। ये पानी के लिए इम्परमिएबल है लेकिन साल्ट्स के लिए क्या है बेटा, परमिएबल है। ये चार बातें जहन में रखिए। अब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मल्टीप्लायर और ये देखेंगे कि जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है तो हमारे गुर्दे कैसे मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और ज्यादा साल्ट्स को खारिज करते हैं, यानी कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनता है, यानी हाइपरटोनिक यूरिन कैसे बनता है। ये है आज का हमारा असल टॉपिक। ट्यूबुलर फ्लूइड जहन में रखें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहन में रखें, ये जहन में रखें कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ये कॉर्टेक्स में अरेंज हैं, और ये जहन में रखें कि लूप ऑफ हेनले जो है ये मेडुला में मौजूद होता है। ये जहन में रखें कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पानी के लिए परमिएबल है, और ये जहन में रखिए कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले साल्ट्स के लिए, सोडियम के लिए परमिएबल है। आइए आगाज करते हैं बेटा। ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ये मैंने डिनोट किया है कन्वोलेटेड बना के। ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस से आपने पढ़ा था बेटा कि शदीद प्रेशर की वजह से जो है फिल्ट्रेट बाहर आता है, जिसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हो। क्या कहते हो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हो। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आपने कहा था कि अमीनो एसिड मौजूद होते हैं, ग्लूकोज मौजूद होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं, साल्ट्स मौजूद होते हैं और पानी मौजूद होता है। यानी कारामद और बेकार दोनों मादे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मौजूद होते हैं। इस फिल्ट्रेट में जितने भी बेटा कारामद और बेकार मादे हैं वो सब के सब, यानी ये फिल्ट्रेट जो है ये दाखिल हो जाएगा किसके अंदर? बुमैन कैप्सूल के अंदर। ये कहाँ आ गया? ये रेड एरो शो कर रहा है कि फिल्ट्रेट कहाँ आ गया है? बुमैन कैप्सूल के अंदर। बुमैन कैप्सूल के फौरन बाद क्या शुरू हो रहा है? ये हिस्सा, ये है बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और आपकी किताब आपको बताती है कि ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेज आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अलॉन्ग विद वाटर। अच्छा, ये वाटर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी किताब ने ये बात नहीं बताई। आपने याद रखना है कि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से कारामद मादे भी जज़ब कर लिए जाते हैं और 65% पानी भी जज़ब कर लिया जाता है। अब बेटा, अब यहां से कारामद मादे निकल गए, तो कारामद मादे निकलने से यहां पर मौजूद जो ट्यूबुलर फ्लूइड है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, वो आपके ख्याल में गाढ़ा हो गया होगा या डाइल्यूट हो गया होगा, हिपोटोनिक बन गया होगा या हाइपरटोनिक? तो बेटा मैं आपको बताऊं कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर उसमें से साल्ट्स निकले हैं, यूजफुल मटेरियल निकले हैं, तो साथ में पानी भी तो निकला है ना, तो उसकी कंपोजिशनल रेशो चेंज नहीं हुई, उसकी कंसंट्रेशनल रेशो चेंज नहीं हुई। अब बेटा प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद जब ये फ्लूइड जो अंदर मौजूद है ट्यूब्यूल के, यानी ट्यूबुलर फ्लूइड आएगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो उस वक्त इसमें पानी रह चुका होगा या फिर वेस्ट मटेरियल रह चुके होंगे। वो फ्लूइड जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आगे आ गया, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट रह गए हैं और पानी रह गया है, कारामद मादे उसमें से जज़ब हो चुके होते हैं। अब बेटा फर्ज कीजिए ये फिल्ट्रेट जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में आया है,
इसमें से अभी कुछ खारिज नहीं हुआ और ये आ गया है असेंडिंग लिम्ब में। कहाँ आ गया है? असेंडिंग लिम्ब में। फर्ज कीजिए आपका नेफ्रॉन जिंदगी में पहली बार फंक्शन करने लगा है, तो ये बेटा ट्यूबुलर फ्लूइड कहाँ आ गया? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले में आ गया। अब ये जो बेटा किडनी इंटरस्टिशियम है, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये जो नेफ्रॉन के अराउंड मौजूद होगा, नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होगा, इसे आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह चुके हो। अब बेटा जब ये ट्यूबुलर फ्लूइड असेंडिंग लिम्ब में आएगा, इसमें से सोडियम आयन बाहर निकाल दिए जाएंगे। कैसे निकालेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, क्योंकि बाहर और अंदर का माहौल आइसोटोनिक है। ना बाहर ज्यादा पानी है, ना अंदर ज्यादा पानी है, ना बाहर ज्यादा साल्ट्स हैं, ना अंदर ज्यादा साल्ट्स हैं। अभी माहौल बराबर है। अभी बाद में क्या होने वाला है ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी जो है माहौल आइसोटोनिक है। जैसे ये बाहर भी वही माहौल, अंदर भी वही माहौल, तो अंदर से साल्ट्स को बाहर निकालने के लिए एनर्जी तो लगाना पड़ेगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी बेटा। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो सोडियम आयन बाहर निकल आते हैं। पहले था माहौल आइसोटोनिक, लेकिन अब क्या होगा? अंदर से साल्ट्स बाहर आ गए, ट्यूबुलर फ्लूइड डाइल्यूट हो गया, लेकिन बाहर का फ्लूइड यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। अंदर ट्यूबुलर फ्लूइड जो असेंडिंग लिम्ब में मौजूद है वो बेटा डाइल्यूट हो चुका है और बाहर का माहौल क्या हो चुका है? गाढ़ा हो चुका है, हाइपरटोनिक हो चुका है। अंदर हिपोटोनिक, बाहर हाइपरटोनिक। जैसे ही बाहर हाइपरटोनिक होगा बेटा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बाहर हाइपरटोनिक हो चुका है, अंदर हिपो है। अब पहले आइसोटोनिक था, लेकिन अब अंदर हिपो हो चुका है, क्योंकि अंदर पानी ज्यादा है, बाहर साल्ट ज्यादा है। अब अंदर से पानी निकल के बाहर आया, जो बाहर हाइपरटोनिक था उसको फिर डाइल्यूट कर दिया, बाहर हिपोटोनिक हो गया, लेकिन अंदर डिसेंडिंग लिम्ब में फिर हाइपरटोनिक हो चुका है, क्योंकि पानी निकल गया ना भाई, पानी तो बाहर आ गया। जब पानी बाहर निकल जाता है तो अंदर का फ्लूइड क्या हो जाता है? हाइपरटोनिक। अब देखिए, इधर साल्ट निकालने से हिपोटोनिक हो गया था, इधर पानी निकालने से हाइपरटोनिक हो गया। अब ये हाइपरटोनिक फ्लूइड मूव करता करता जब असेंडिंग लिम्ब में आएगा तो यहां से फिर साल्ट्स बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये हाइपरटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक होने के बाद इसने और साल्ट्स बाहर निकाल दिए। जब ये बाहर हाइपरटोनिक हुआ, इससे और पानी बाहर आया। ऐसे ही बेटा बार बार होगा। पीछे से आप कह लीजिए कंसंट्रेटेड फ्लूइड आता जाएगा, असेंडिंग लिम्ब से पानी निकलता जाएगा। पानी क्यों निकलेगा? क्योंकि इससे साल्ट्स बाहर निकल रहे हैं। बाहर माहौल हाइपरटोनिक हो जाता है तो इधर से पानी निकल के उसको फिर हिपोटोनिक कर देता है। ये हिपोटोनिक फ्लूइड जब यहां आता है तो इससे फिर साल्ट्स बाहर निकलते हैं, फिर पानी बाहर निकलता है। बार बार यही काम होता है। साल्ट्स निकलते जा रहे हैं तो पानी आ जाता है, पानी आ जाने से फिर हिपोटोनिक, फिर नए साल्ट्स बाहर निकाले, फिर हाइपरटोनिक, फिर पानी निकला, फिर हिपोटोनिक। तो बेटा बार बार साल्ट्स बाहर निकाले जा रहे हैं, बार बार पानी बाहर निकल रहा है, ट्यूबुलर फ्लूइड से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आए जा रहा है। तो बेटा इस तरह एक फ्लूइड डिसेंडिंग लिम्ब में मूव करता है, एक असेंडिंग में मूव करता है। असेंडिंग डाइल्यूट होता है तो डिसेंडिंग कंसंट्रेटेड हो जाता है, और असेंडिंग कंसंट्रेटेड होता है तो डिसेंडिंग जो है बेटा ये डाइल्यूट हो जाता है। तो यूं बार बार के चक्कर से पानी बाहर निकलता जाता है, साल्ट्स बाहर निकलते जाते हैं। पानी के बाहर बार बार निकलने से पानी क्यों हम बाहर निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना है। ये सारा काम उस वक्त होता है जब हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है और गुर्दे ने पानी बचाना होता है। तो पानी बचाकर बेटा पानी बाहर निकाल कर बार बार पानी बचा लिया जाता है। और अब यहाँ से जो यूरिन बेटा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से खारिज होगा, ये जो बेटा ड्रॉप मैंने बनाया है ये आप समझिए ये यूरिन है, और इसमें साल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन पानी की मिकदार कम है। क्यों कम है? क्योंकि बार बार जो ये काम हुआ कि इधर से साल्ट निकाल दिए गए तो पानी बाहर निकाल लिया गया, पानी बाहर आया और साल्ट आए और पानी आ गया, और साल्ट निकले और पानी आ गया। तो एक ही ट्यूब के दो हिस्सों में दो फ्लूइड मूव कर रहे हैं, एक हाइपरटोनिक एक हिपोटोनिक। ठीक है बेटा, इस वजह से जो है पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया। इस काम को
एक ही ट्यूब में दो मुख्तलिफ फ्लूइड्स, मुख्तलिफ कंसनट्रेशन के फ्लूइड की मूवमेंट से जो है कभी साल्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं कभी पानी, इसी को उसने काउंटर करंट मल्टीप्लायर कहा है। काउंटर करंट का मतलब होता है एक दूसरे के मुखालिफ बहना, और मल्टीप्लायर का मतलब होता है ज़्यादा कर देना। अब देखिए ये इधर एक फ्लूइड मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, दोनों का काउंटर करंट है, दोनों का बहाव एक दूसरे के मुखालिफ है, और इसी मुखालिफ बहाव की वजह से पानी की अब्जॉर्प्शन तेज़ हो रही है, इसी की वजह से साल्ट्स की अब्जॉर्प्शन तेज़ हो रही है। तो ऐसा काउंटर करंट जिसकी वजह से चीज़ों के रीअब्जॉर्प्शन में ज़्यादती हो, इसको कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एडजेसेंट फ्लो ऑफ टू फ्लूइड्स, एडजेसेंट कहते हैं हमसाया, ये एक दूसरे के हमसाया है ना, हमसाया फ्लूइड्स का ऐसा फ्लो दैट मैक्सिमाइजेज, जो बढ़ावा देता है द ट्रांसफर रेट को, पानी बाहर आ जाए तो वो साल्ट्स के निकलने के अमल को तेज कर देता है, और साल्ट्स बाहर आ जाएं तो वो पानी के निकलने के अमल को तेज कर देते हैं। तो ये है बेटा हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जिसके जरिए क्या हुआ, हमारा जो यूरन है उसको कंसंट्रेट कर दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा लिया गया। पानी क्यों बचाया गया? क्योंकि जिस्म में पानी की कमी हो चुकी है। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, ये सारी बातें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस आखिरी बात जो करनी है बेटा वो ये है कि ये जो सोडियम आयन आते हैं बाहर, एक तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आते हैं, और दूसरा बेटा एक हार्मोन है जिसे आप, जो कि हमारे एड्रीनल कॉर्टेक्स से खारिज होता है, गुर्दे के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उससे खारिज होता है, उस एंजाइम, उसको कहते हैं ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। मैं यहाँ पे बेटा लिख भी देता हूँ, ADH, एंटी डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक का मतलब होता है पेशाब आवर, ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा पेशाब लाएं। और एंटी डाईयूरेटिक का बेटा मतलब होता है जो गैर पेशाब आवर हों। यानी अब गैर पेशाब आवर का क्या मतलब है बेटा, कि इसकी मौजूदगी की वजह से ज़्यादा पानी जज़ब हो जाएगा और कम पानी का इखराज होगा पेशाब के साथ, और साल्ट्स उतनी मिकदार में ही खारिज होंगे। तो ये बेटा सारा अमल था जिसके ज़रिए हमारी यूराइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंसंट्रेटेड हो जाती हैं। ये पार्ट कॉर्टिकुलर पार्ट है, और ये पार्ट आप कह लीजिए मेडुलरी पार्ट है। तो जब फ्लूइड कॉर्टिकुलर पार्ट से मेडुलरी की तरफ मूव करता जाता है तो वो क्योंकि उससे पानी निकलता जाता है तो वो बेटा ठीक होता जाता है, हाइपरटोनिक होता जाता है, कंसंट्रेटेड होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। तो जब मेडुलरी पार्ट से दोबारा मूव करता है कॉर्टिकुलर पार्ट की जानब तो फिर से डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे साल्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इधर निकलते हुए आते हुए पानी निकालता गया, गाढ़ा होता गया, और इधर ऊपर चढ़ते हुए पानी निकालता गया, साल्ट्स निकालता गया और डाइल्यूट होता गया। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सवाल कर सकते हैं ग्रुप में, हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच।